we were discussing about the major principles which is used in the retailing, right? The first point which we discussed in the class, क्या था पहला point? Exactly, the customer is the most important basically in the retail, क्योंकि ultimately we have to sell to the customers, product को customer को ही हमें सेल करना है. बाकी जो wholesalers होते हैं, producers होते हैं, यहाँ पर आपका business to business का सिनेरियो है, लेकिन जैसे ही यहाँ customer involve हो जाता है, वो क्या होता है, business to customer. तो ये सबसे basically retailer जो है वो final customer को product सेल करते हैं, और वो भी कोई भी वो कस्टमर हो सकता है. मतलब कोई, जैसे होलसेलर में क्या होता है कि कुछ डिसाइडेड होलसेलर से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्शन भी जो है कुछ कंपनीज, डिसाइडेड कंपनी से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन कस्टमर्स जो है वो कोई भी हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो आपका कस्टमर बनकर के आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, यानी आपका कस्टमर होगा. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि यहाँ डायनेमिक अप्रोच को भी हम यूज करेंगे कि जैसे कस्टमर्स होंगे उनको वैसे ही कन्विंस करके हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे. सो हियर वी हैव टू यूज द ट्रिक एज वेल. यहाँ पर हमें ट्रिक भी यूज करना है कि प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाना है और कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. तो रिटेलर विल बी लाइक, रिटेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो दे आर कस्टमर्स, राइट. उनकी कन्वीनियंस को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, होलसेलर में जाते हो या फिर आप रिटेल स्टोर में जाओगे तो यू विल सी दैट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ स्टोर. आप हमेशा देखिएगा कि एक होलसेलर और एक रिटेल स्टोर में काफी अंतर होगा. होलसेलर बहुत बड़े स्पेस में होगा, ज्यादातर आइटम्स पैक्ड आपको दिखेंगे, कोई भी चीज आपको शो नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा. लेकिन वही अगर आप एक रिटेल स्टोर में जाओगे तो आपको हर चीज एक प्रॉपर्ली सजा हुआ, क्लासिफाइड बोल सकते हैं, प्रॉपर्ली अरेंज्ड मिलेगा. अब ये क्यों मिलता है, क्या रीजन है इसका? क्योंकि अगर जो मैंने वही आपको एक स्लैंग यूज किया था, जो दिखता है वही बिकता है. बेसिकली जो चीजें विजिबल होंगी वो चीजें हमें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी. जैसे अगर कोई क्लोथ का बेसिकली स्टोर है और उसके पास मल्टीपल क्लोथ्स है, वैरायटीज हैं, ब्यूटीफुल कलर्स हैं, कॉम्बिनेशन, लेटेस्ट सारी चीजें हैं, बट स्टिल अगर उसको एक रिटेलर प्रॉपर्ली उसको एक बोल सकते हैं ना अरेंज करके उसको रैक में डाल देगा, तो ऑब्वियसली कस्टमर को क्या पता होगा कि इसके पास कैसा कलेक्शन. सो अपने कलेक्शन को शो करने के लिए कई बार विंडो क्लास, बेसिकली विंडो क्लास प्रेजेंटेशन भी हम यूज करते हैं. अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स को भी दिखाते हैं. ठीक है, लिमिटेड प्रोडक्ट, नॉट अनलिमिटेड. अनलिमिटेड प्रोडक्ट को हम कभी प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लिमिटेड प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. और खासकर वो प्रोडक्ट को जो लेटेस्ट डिमांड में है और जिसका थीम है. जैसे क्रिसमस के टाइम पे मैंने बताया था आप लोगों को, क्रिसमस के टाइम पे वैसे वुलन क्लोथ्स वगैरह अच्छे से प्रॉपर्ली प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, उसके अलावा दीपावली है तो अभी कलरफुल और ब्राइट कलर्स के कपड़े आप देखना बहुत ज्यादा आपको मार्केट में दिखेंगे. जैसे ही सरस्वती पूजा आने वाला होता है, येलो कलर की साड़ीज आपको मार्केट में दिखेगी. सो दिस इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड सेइंग अबाउट द अपकमिंग इवेंट, right? So whatever we have to present it in a front of basically customers. Even if you will visit a Aditya Vision or a Chroma, you can see that the जो भी नए लैपटॉप्स आएंगे वो लैपटॉप्स आपके प्रेजेंटेड रहते हैं, प्रॉपर्ली रहते हैं. या किसी के भी शोरूम में चले जाओ, एक्सक्लूसिव स्टोर्स में, तो यू विल सी दैट, है ना. सो प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन कैसे करना है और कौन से प्रोडक्ट के साथ आप डील कर रहे हो. अब ऐसा नहीं है कि लैपटॉप जो है, लैपटॉप को प्रेजेंट करना है तो विंडो ग्लास में हम प्रेजेंट उसको थोड़ी करेंगे, लेकिन क्लोथ्स को वी कैन डू, है ना. सो व्हाट काइंड ऑफ मर्केंडाइज, इन व्हाट मर्केंडाइज यू आर डीलिंग एंड हाउ वी हैव टू प्रेजेंट इट, दैट इज इंपॉर्टेंट. आगे बात समझ में क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, पीपल. एक मिनट, रिटेल में डील कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग, पीपल. यहाँ इंटरेक्शन ही बेसिकली प्रोडक्ट को लेने से पहले यहाँ इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, एम्प्लॉइज और कस्टमर्स के बीच में. तो आपके जो एम्प्लॉइज होने चाहिए वो ट्रेंड होने चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए कस्टमर से डील करने का, कस्टमर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो उसको सॉल्व करने का, उसको सॉल्यूशन देने का, और कस्टमर को सेटिस्फाई और हैप्पी करने का. ये उनके पास बेसिकली क्या होना चाहिए, बेसिकली उनको ट्रेनिंग मिला होना चाहिए कि मोटिवेट कर पाए वो कस्टमर्स को, कन्विंस कर पाए, क्वेरी सॉल्व कर पाए. और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब वो ट्रेंड होंगे कस्टमर को डील करने में. आई बात समझ में. और सबसे बड़ी बात, पेशेंस होना चाहिए उनमें. क्या होना चाहिए, पेशेंस. बिकॉज सम कॉम्प्लेक्स जो बायर्स होते हैं वो आपका काफी टाइम क्या हो सकता है कई बार बेसिकली ले सकते हैं. वो बेसिकली अगर उनको समझ नहीं आएगा तो दे विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम,
एफर्ट, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप पेशेंस नहीं रहोगे तो मे बी हो सकता है यू विल स्टार्ट इग्नोरिंग द कस्टमर एंड दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर ब्रांड। सो यू हैव टू बी लाइक दैट। पेशेंस बहुत जरूरी है इफ यू आर डीलिंग विद द कस्टमर्स। आगे बात समझ में। और हमेशा विलिंगनेस दिखाओ। विलिंगनेस का मतलब खुद से बताओ कि मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ या कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। उनमें ये नहीं होना चाहिए कि आपको कोई ध्यान नहीं, यू आर गोइंग एंड यू आर अप्रोचिंग द एम्प्लॉय, बट एम्प्लॉय को अप्रोच करना चाहिए किसको, कस्टमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है लिखिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है यहीं तक करवाया था ना मैंने लास्ट क्लास में। अच्छा, go the extra mile for the customer. So यहाँ पर we are talking about the world class customer service. Like whatever your product you are selling, for example if you are selling a pen, it might be possible pen तो sale हो जाएगा, but what basically influence the customer to come back to your retail store? ये पेन तो बहुत सारे स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको वापस से उस स्टोर में जाने के लिए बोलेगा? So that is the satisfaction, the service, the environment which is given by the retailer to the customer, ठीक है। The behave of the employees, तो ये सारी चीजें आपको क्या करेगा, बेसिकली आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि उस स्टोर में आप वापस जाएं। खैर पेन और ये सब जो एफएमसीजी और कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो डे टू डे यूज वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें हम सर्विस नहीं चाहते हैं, लेकिन जो लग्जरियस आइटम है और जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसमें तो हमारा डिमांड होता है, या तो ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर हम परचेज करते हैं तो हमारा डिमांड होता है क्या कि हम एक्स्ट्रा सर्विस उसमें इंक्लूड हो। तो अगर आप एक रिटेलर हैं और अपने आप को दूसरे रिटेलर से डिस्टिंक्ट करना चाहते हैं तो आपकी सर्विस जो होनी चाहिए वो सबसे बेस्ट सर्विस होनी चाहिए। तो वर्ल्ड क्लास सर्विस देने की कोशिश कीजिए किसको, कस्टमर को। आगे बात समझ में। जैसे मैंने तुम लोग को एग्जांपल बताया था कि आई वेंट टू 2 स्टोर्स in Patna. First, I went to Kalyan Jewellers, and the second, I went to Hirapanna. What happened in Kalyan Jewellers? That they are not showing as such concern towards showing the product, but the same thing is not happening in Hirapanna. They started asking, "Ma'am, what kind of thing you want? Ma'am, what weight you want? What kind of design you want?" Basically, they are interested to know about your need. आई बात समझ में। सो दैट डिफरेंस बिटवीन द टू ब्रांड इज नॉट अबाउट दैट व्हाट दे आर सेलिंग, दे बोथ आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, they both are selling jewelry, they both are selling expensive product, but the difference between those two brand is because of the customer service which I got. True? So obviously हमेशा ट्राई कीजिए प्रोडक्ट, अगर आप मार्केट में देखिएगा तो मल्टीपल प्रोडक्ट यू विल गेट सेम टाइप। अगर ये लिखो फेको पेन जो है, ये अग्नि जेल वाली जो पेन है, इस टाइप के पेन आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, मल्टीपल स्टोर में मिल जाएंगे, लेकिन कौन से स्टोर में जाके लेना है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। और यहीं पर आप क्या कर सकते हो, कस्टमर गेन कर सकते हो, मार्केट शेयर इंक्रीज कर सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। और हमेशा याद रखिएगा कि कस्टमर जो हैं उनको हमेशा लॉयल बनाने की कोशिश की, रिटेन करने की कोशिश करना है। एक बार खरीद ले चला जाए वो मैटर नहीं होना चाहिए, हमेशा आता रहे आपके स्टोर में, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर आप चाहें तो जैसे इसमें एडिशनल सर्विसेज में क्या हो सकता है, जैसे आपका होम डिलीवरी सर्विसेज भी बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं आपको। जैसे अगर आप फ्रिज या टेलीविजन या कुछ लेते हो तो दे आर बेसिकली इवन गोइंग टू हेल्प यू कि वो आपके घर तक डिलीवर करा देंगे, ठीक है, सेफली डिलीवर करवा देंगे आपको। तो होम डिलीवरी का आप सिस्टम दे सकते हो, डिस्काउंट्स दे सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो, साथ साथ में अगर आप चाहो तो उनको लकी कूपन वगैरह या फिर एक्स्ट्रा सर्विस। जैसे नेक्स्ट टाइम अगर कोई सर्विस सेक्टर का एग्जांपल ले तो नेक्स्ट टाइम के लिए एग्जांपल में अगर कोई हॉस्पिटल में कोई दिखाता है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा नेक्स्ट विजिट में, तो इस टाइप की चीजें आप कर सकते हो। उसके अलावा फिर आप गारंटी वारंटी तो खैर कंपनीज प्रोवाइड करती है ज्यादातर, वो रिटेलर्स के हाथ में नहीं। वन इज लोकेशन, 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 ये 3 बार लिखा हुआ है, आप बस लोकेशन लिख लीजिए। सो लोकेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द रिटेल स्टोर, that either if you will open your store in your house only, आप अपने घर पे भी अगर स्टोर ओपन करते हो, सो आपका मेन एम वो लोकेशन चूज करना क्यों होगा, बिकॉज यू वांट टू कवर दोस कस्टमर्स हु आर लिविंग नियर बाय योर एरिया, राइट। सो अगर कोई रिटेल, छोटे मोटे रिटेल स्टोर तो ऐसे ही ओपन होते हैं लोकेलिटीज में, लेकिन अगर आप एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर या सुपरमार्केट ओपन करना चाहते हो तो लोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज लोकेशन विल डिटरमाइन दैट हु विल बिकम योर कस्टमर्स।
आई बात समझ में यहाँ पर? अब लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल ओपन एंड डिपार्टमेंटल स्टोर इन रूरल एरियाज, डेफिनेटली हु विल बिकम योर कस्टमर्स देयर? Rural peoples or either those people who have their own convenience, यानी जिनके पास खुद का कार होगा या कुछ होगा, जो ट्रैवल कर सकते हैं दूर तक, वही आपके कस्टमर बन सकेंगे। बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो लोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बोल सकते हैं कि एक फैक्टर है आपके रिटेल के सक्सेस को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर आपका लोकेशन बिल्कुल मार्केट एरिया में है जहां पर हमेशा रश है, और रश भी वैसा है जो हाई, अगर आपका स्टोर लग्जरियस प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वहाँ हाई क्लास के लोग आसपास रहते हो या हाई क्लास के पीपल विजिट कर पाए, ठीक है। अब और या तो अगर कोई स्टूडेंट से रिलेटेड आप प्रोडक्ट सेल करो तो वहां पर आसपास स्टूडेंट एरियाज होना चाहिए। जैसे बोरिंग रोड क्या है, स्टूडेंट एरिया, इसलिए आप देखना खाने पीने की चीजें, फूड आइटम्स बहुत ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर। ट्रू। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि लोकेशन जो है इसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है कि आपने कहाँ स्टोर ओपन कर रखा है। अगर आप एक सुपरमार्केट डील कर रहे हो तो सुपरमार्केट या हाइपर मार्केट, ऐसा भी कोई भी अगर मार्केट है तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास कार पार्किंग का भी स्पेस वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मार्केट एरिया में स्टोर तो ओपन कर लिया लेकिन वहां पर कार पार्किंग के लिए भी स्पेस नहीं है, तो लोग कैसे विजिट करेंगे? ट्रू। सो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और बेसिकली एक प्रॉपर जगह पे एरिया में अवेलेबल होना चाहिए वो, जहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके स्टोर को विजिट कर पाए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज ओपन टू बाय। ओपन टू बाय, ओपन टू बाय। अच्छा, यहाँ ओपन टू बाय का मतलब ये नहीं कि कस्टमर के लिए रिटेल स्टोर ओपन है और वो हमेशा कभी भी खरीद सकते हैं, वो पॉइंट नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है एक तरीके से फाइनेंशियल सिचुएशन को बेसिकली इंडिकेट किया जा रहा है कि आप इतने फाइनेंशियल आप स्टेबल होने चाहिए कि आप रिटेल, जो भी आपका रिटेल स्टोर है उसके मर्केंडाइज को आप चेंज करते रहो अकॉर्डिंग टू द डिमांड। यहाँ क्लियर हुई बात? एक समझ में आया? ओपन टू बाय का कंसेप्ट यहाँ रिटेलर के लिए यूज हो रहा है कि वो हमेशा रेडी होने चाहिए नए प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और उसके लिए आप क्या होने चाहिए? फाइनेंशियली स्टेबल। तभी तो ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे, तभी तो नए प्रोडक्ट को ला सकोगे। अगर आपके यहाँ प्रॉफिट नहीं है तो इनोवेटिव एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तो आप दोबारा सेल नहीं कर पाओगे। तो अगर आप डाइवर्सिफाई होना चाहते हो, नए प्रोडक्ट्स को लाना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो ओल्ड प्रोडक्ट को, so you should be financially stable and you are ready to buy the new products and you are ready to do experiment with that those product। ठीक है, सेल कैसे होगा कि नहीं होगा ये जानना जरूरी है रिटेलर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट वन इज मतलब हमेशा स्टॉक को प्लान करते रहो कि कौन सा स्टॉक रहना चाहिए। अगर कोई स्टॉक का डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसका सप्लाई हमेशा रेगुलर कराते रहिए। एक स्टॉक कीपिंग यूनिट सिस्टम को मेंटेन कीजिए आप। खैर अभी तो ये डिजिटली होने लगा है, मतलब हर एक रिकॉर्ड को रखने के लिए बेसिकली अब हम क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर यूज करते हैं, है ना। तो इन शॉर्ट अभी तो हर चीज डिजिटली है, तो कहीं ना कहीं ये चीज का भी बहुत बेनिफिट है कि वी आर इजिली एनालाइज कि कौन सा स्टॉक का डिमांड ज्यादा, कौन सा स्टॉक कम होने वाला है। सो ऑलवेज मेंटेन द स्टॉक इन योर स्टोर प्रॉपरली एंड ऑलवेज ट्राई टू चेंज इट। ऐसा नहीं कि 100 साल, मतलब 100 साल नहीं, 5 साल पुराना स्टॉक आप आज भी उसी को सेल करने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ ये बस इतने ही प्रिंसिपल्स थे और एक और है बेसिकली पॉइंट, उसको लिख लो। रिटेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ अ रिटेलर इन इंडिया। रिटेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ अ रिटेलर इन इंडिया। रिटेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ रिटेलर इन इंडिया। ऑफ रिटेलर इन इंडिया मतलब रिटेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या यूज होता है इंडिया में। तो पहला तो है टाई अप्स विद ब्रांड। टाई अप्स विद ब्रांड का मतलब समझते हो? बिल्कुल, वेरी गुड। जैसे मैकडी में कोक के साथ जुड़ गया है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कई बार सॉस के सैसे आपको कुछ पर्टिकुलर स्टोर में अवेलेबल मिलते हैं, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर इसको कहते हैं टाई अप विद ब्रांड्स, यानी दो ब्रांड्स जो एक टाइप के प्रोडक्ट में डील करता है। यहाँ एक ये भी कंडीशन अप्लाइड होता है कि जो एक टाइप के बेसिकली प्रोडक्ट्स में ज्यादातर जो ब्रांड डील करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे एडिबल आइटम्स है तो एडिबल आइटम्स वाले के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो ब्रांड्स के साथ टाई अप कर लेना। सेकेंड है मॉल ब्रांडिंग। अच्छा, मॉल ब्रांडिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? आप लोग में से कितने लोग पीएनए मॉल में गए हो? सभी लगभग गए हो। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि मॉल के अंदर कई बार कोई कैंप लगता है और वहां पर वो प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रोडक्ट को शो करते हैं। कई बार ये चीज ना व्हीकल्स के साथ भी होता है।
तो इसको बोलते हैं इन मॉल ब्रांडिंग, यानी मॉल के अंदर में हम बेसिकली पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं पर्टिकुलर। हाँ, जैसे वन प्लस का कैंपेनिंग, मतलब एक तरीके से दे आर बेसिकली डूइंग द ब्रांडिंग थिंग फॉर अवेयरिंग द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। आगे बात समझ में? तो दे आर यूजिंग मॉल, एंड व्हाई? Because the mall is that place where the people are not coming only for purchasing the product, but for the, because of that environment, because of they want to wander, because for eating things, right? मतलब फूड के लिए, खाने के लिए, फूड कोर्ट में जाने के लिए, दोस्तों से घूमने के लिए, फोटोज क्लिक करने के लिए, मल्टीपल रीजंस पीपल हैव, मूवीज देखने के लिए, है ना? because they have multiple options in malls, you will get so many options for entertainment basis, कई बार वीडियो गेम्स वगैरह भी होते हैं। सो वहां पर सिर्फ एक रीजन नहीं होता है कि प्रोडक्ट ही खरीदना है, कई बार एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए, घूमने फिरने के लिए, और स्पेशियस होने की वजह से बैठ कर बात करने के लिए भी, मीटिंग्स करने के लिए भी कई बार हम मॉल को यूज करते हैं। तो वी नो कि वहां पर जो इंटीग्रेशन है बहुत ज्यादा है लोगों का, एक तरीके से बहुत ज्यादा क्राउड आता है, इसलिए वी आर यूजिंग द मॉल ब्रांडिंग। आई बात समझ में? नेक्स्ट वन इज promotional strategies। ठीक है, ये सारी रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा, रिटेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ कि जो रिटेल को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, रिटेल सेक्टर को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इंडिया में, उसकी बात हो रही है। पहला तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ब्रांड्स के साथ टाई अप कर ले। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, मॉल में ब्रांडिंग करें। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, प्रमोशनल इवेंट्स बेसिकली कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम स्ट्रैटेजिक प्लान बिल्ड कर सकते हैं, चैलेंजिंग गोल्स बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, टारगेट सेट कर सकते हैं रिटेल का, कौन से रिटेल में कितना प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, कंपनी जो इन्वॉल्व है इसमें कंपनी वो टारगेट सेट करेगी। उसके अलावा डिटरमाइन कर सकते हैं मार्केटिंग मिक्स, मतलब 4 पीस 7 पीस आप ले लो, 7 पीस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कस्टमर रिसर्च पे काम कर सकते हैं, कस्टमर प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कई बार आप कभी मॉल वगैरह में जाओगे तो आपको कुछ खाने पीने के लिए चीज बताएंगे, देंगे, और वो बोलेंगे कि मैम प्लीज गिव द मार्क्स, 10 में आप इसको कितना मार्क्स दीजिएगा इस प्रोडक्ट को, है ना, रेटिंग करना, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, कस्टमर प्रोफाइलिंग कर सकते हो, कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हो आप, ठीक है, कस्टमर के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, तभी तो पता लगे ना कि रिटेल स्टोर में कौन कस्टमर आ सकते हैं या कौन आना चाहते हैं, ठीक है। कस्टमर बिहेवियर को आप एनालाइज कर सकते हो। उसके अलावा उनके बाइंग पैटर्न वगैरह, मतलब वो कैसे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, किस चीज पे ज्यादा कॉस्ट लगाते हैं। जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली है, दे ऑलवेज ट्राई टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमिकल कॉस्ट, ट्रू। अब जैसे उनको लैपटॉप खरीदना है तो वो एप्पल का 1 या 1.5 लाख रुपए नहीं लगाएंगे, बल्कि दे आर गोइंग टू परचेज इट फॉर लाइक 30 to 35,000 हार्डली, ट्रू। So what is the purchasing pattern and what is the purchasing behavior of the customers? अब जैसे एग्जाम्पल में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अगर 20,000 रुपीज दिया जाए तो दे आर गोइंग टू परचेज द ज्वेलरी, एंड उसी कुछ लोग को 20,000 दिया जाएगा तो वो जाके इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ लोग को दिया जाएगा 20,000 वो खा लेंगे जाके उस पैसे का। so, अलग अलग कस्टमर्स का अलग अलग पैटर्न और बिहेवियर है, और उनके लिए अलग अलग चीजें प्रायोरिटी रखती है। तो इस चीज को भी एनालाइज किया जा सकता है रिटेल में, ठीक है। उसके अलावा आप एक काम कर सकते हो कि अगर आप रिटेल का सक्सेस चाहते हो तो यू कैन मेक द पीरियोडिक रिकॉर्ड्स ऑफ दैट, लाइक हर एक रिटेल स्टोर किस सिचुएशन पे है, ठीक है, जहां पर भी वो लोकेटेड है उनका कितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो इसका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड बना सकते हो, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हो। आ रही बात समझ में रवीना? ठीक है, तो ये सारी चीजें एक तरीके से क्या है, रिटेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विच वी कैन यूज इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिटेल इन इंडिया। आ रही बात समझ में? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए भी ऑल नोज कि जैसे जो यूथ हैं या फिर स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बोल सकते हैं ना कि गेट टुगेदर अच्छा लगता है, एक साथ जाके फ्रेंड्स ग्रुप में वो जाकर खाना पीना घूमना पसंद करते हैं, है ना। और उनको परचेजिंग पैटर्न क्या रहता है हमेशा, दे वांट टू बेसिकली, दे कैन नॉट एबल टू अफोर्ड द हाई कॉस्ट प्रोडक्ट बट दे वांट द लो कॉस्ट प्रोडक्ट। तो बहुत सारे लोग ऐसे रेस्टोरेंट ओपन करते हैं जिसमें बोल सकते हैं ना कि सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कैसे पता लगा, बिकॉज ऑफ देयर परचेजिंग पैटर्न, एनालाइजिंग देयर परचेजिंग पैटर्न। आई बात समझ में सोनम? ठीक है, तो ये सारे आपके रिटेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। नीरज क्लियर हो गया? चलिए, उसके अलावा और भी चीजें कर सकते हो आप, डिसाइड कर सकते हो मर्केंडाइज कस्टमर, जैसे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा लेटेस्ट प्रोडक्ट डिमांड करते हैं,
है ना। तो लेटेस्ट प्रोडक्ट आप रखिए, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको। उसके अलावा आप कस्टमर की डिटेल को हमेशा स्टोर कीजिए ताकि कस्टमर के साथ कांटेक्ट करते रहें, ठीक है। उसके अलावा प्लानिंग कीजिए सेल्स को, प्रमोशन को, कितना अमाउंट ऑफ स्टॉक डिस्प्ले करना है। उसके अलावा प्लानिंग कीजिए आप ये स्पेस अगर रिलेटेड टू प्रोडक्ट, अब जैसे मान लो कि कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसको आगे के बेसिकली रैक में शो करेंगे, बाद पहले वाले को छोड़ हटा देंगे, तो लाइक कितनी जल्दी जल्दी रिप्लेस करना है, न्यू प्रोडक्ट को लाते रहना, वो भी चीज, प्रेजेंट कब कब करना, टाइमिंग, ठीक है, ये चीज। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी स्ट्रैटेजिक, ऐसे इसमें बहुत सारे पॉइंट है रिटेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में। आई विल सेंड द नोट्स ऑफ दैट, ठीक है, रिटेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। सोनम, सी वी ऑल नोज अबाउट द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट में आपके दो तरीके के एनवायरनमेंट इंक्लूड करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो इज समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। वैसे ही रिटेल के जो कंट्रोल से बाहर के जो फैक्टर्स हैं, किस तरीके से रिटेल को वो इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी आप कोविड का बहुत बड़ा एग्जाम्पल लो कि कोविड ने क्या सिचुएशन रेज किया, बहुत सारे ऐसे रिटेल थे, खास इवन बिग बाजार भी, वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हो गया। सोनम हाथ में। तो अगर हम बात करें माइक्रो एनवायरनमेंट की, तो माइक्रो एनवायरनमेंट वैसे हैं जो बेसिकली आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए स्टोर का इमेज, अगर स्टोर का इमेज ऐसा है जो आपके जो बोल सकते कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने की जगह पे वो इन्फ्लुएंस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा, तो यू कैन चेंज इट। बट सम टाइम इफ द इकोनॉमिक सिचुएशन विल, मान लो कोई इन्फ्लेशन आ गया, तो दैट इज समथिंग विच कैन नॉट बी बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द रिटेलर्स, राइट। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि माइक्रो जो कंडीशंस होंगे, माइक्रो जो इन्वायरमेंट है, दैट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द रिटेलर्स। यहाँ रिटेल के टर्म में बात करें, मार्केटिंग के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं। और मैक्रो होंगे जो कंट्रोल नहीं होंगे, किसके द्वारा, रिटेलर्स के द्वारा। जैसे कोविड का जो सिचुएशन आया, उसके वजह से एक्सेसिव लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, रिटेलर्स को हेवी लॉस हुआ। और रिटेलर्स में भी कुछ गिने चुने ज्यादातर लग्जरियस आइटम में जो बेसिकली डील कर रहे थे, वो जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी, दे आर एबल टू कोप अप विद दिस कंडीशन। बट जो कंपनी, जो रिटेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, दे बेसिकली डिक्लाइन एंड सो मेनी स्टोर्स इवन क्लोज्ड। ट्रू। सो यहाँ पर ये आप बोल सकते हैं ये नेचुरल रीजन हो या फिर कोई भी ऐसा रीजन जो कंट्रोल नहीं है बेसिकली किसके द्वारा, रिटेलर्स के द्वारा, दैट इज मैक्रो। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर आपके माइक्रो एनवायरमेंट क्या है, इसमें लिखिए माइक्रो एनवायरमेंट क्या है। अब माइक्रो एनवायरमेंट बेसिकली वो एबिलिटी को डिफाइन करता है जो हम डायरेक्ट जो चेंज भी कर सकते हैं, विच इज कंट्रोल्ड बाय द बेसिकली रिटेलर्स, ठीक है, कंपनी की बात नहीं, रिटेलर्स की बात है। तो यहाँ लिखिए माइक्रो एनवायरमेंट में लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेस क्लोज टू द कंपनी, it consists of forces close to the company that affects its ability that affects its ability that affects its ability to serve its customer, to serve its customer, serve its customers। यानी कि ये इस टाइप की जो इन्वायरमेंट होती है माइक्रो, वो बेसिकली कस्टमर को इफेक्ट करेगी, मतलब आपकी सेलिंग सिनेरियो को इफेक्ट कर देगी। जैसे मैंने बोला ना कि स्टोर का इमेज अच्छा नहीं है, लैक ऑफ प्रोडक्ट है, आपके स्टोर में प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं रहता है कभी भी, तो ऐसे सिचुएशन, ये तो भाई खुद रिटेलर के हाथ में है ना कि वो स्टॉक को प्रॉपरली रखे, अपने स्टोर को प्रॉपरली डिजाइन करे, तो ये सारी चीजें अपने आप कंट्रोल कर लेगा रिटेलर। लेकिन मैक्रो क्या होता है, लिखिए ये वैसे सोसाइटल फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द होल मार्केट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिटेल को इफेक्ट करता है, मेजॉरिटी ऑफ बहुत सारे रिटेलर्स को एक साथ बल्क में इफेक्ट करता है, तो ये होता है मैक्रो बेसिकली इन्वायरमेंट। लिखिए मैक्रो इन्वायरमेंट में लिखिए it consists large societal forces, it consists large societal forces that affect the whole market, that affect the whole market, that affect the whole market। अब ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपका, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिक, सोशल, कल्चरल, एथिकल, टेक्नोलॉजिकल,
पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल, एथिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेल, ये सारे के सारे आपको मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। अच्छा, आप लोगों को तो पता होगा ना, क्योंकि अब जब से ई कॉमर्स साइट आए हैं बहुत सारे स्टोर ऐसे हैं जिनके यहाँ सेल ही नहीं होता है, ट्रू, जिनका सेल काफी कम हो चुका है बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस एंड बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस दे आर प्रोवाइडिंग, है ना। तो यहाँ इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल को भी ले लिया गया है बेसिकली एक आपके मैक्रो एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली जो ये जितने भी फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट, ठीक है, रिलेटेड विद द बेसिकली पार्टीज, जो गवर्नमेंट में पार्टीज हैं, जो इलेक्शन वगैरह है, अनस्टेबिलिटी है अगर मान लो गवर्नमेंट में, तो वो हमेशा नए नए पॉलिसीज को लेते आएंगे। जब भी होगा, जब नए पॉलिसीज बनेंगे तो वो पॉलिसीज हो सकता है या तो वो फेवर में इफेक्ट करे या तो वो क्या करेंगे, एडवर्सली इफेक्ट करेंगे, लेकिन जो भी इफेक्ट होगा उसका कंट्रोल बेसिकली रिटेलर अपने तरफ से तो नहीं कर सकता, ठीक है। सो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, इट इंक्लूड्स द बेसिकली एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द रिटेल बिजनेस ओवरऑल। और इसमें क्या हो सकता है, जैसे फॉर्मल लेजिस्लेशन वगैरह, न्यू पॉलिसीज, कंपटीशन पॉलिसीज नई आ गई, प्लानिंग रेगुलेशंस, जैसे नीति आयोग है वो कई बार प्लानिंग रेगुलेशंस में वर्क करता है। उसके अलावा फिर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारी चीजें क्या करेंगे बेसिकली आपके, ये सारे पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट है। नए टैक्स आ जाना, जैसे जीएसटी अभी आया तो इसने रिटेलर्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया ना, ट्रू। तो ये आपके किस में आएंगे, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट। क्लियर हो गई बात, फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। बेसिकली इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट और रेगुलेटरी जो होगा, रेगुलेशन जो होगा, ये बेसिकली पार्टिसिपेट, इसकी वजह से ये सिनेरियो बनेगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अच्छा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द इनकम ऑफ द पीपल, है ना। अब जैसे मान लो कि कंट्री में अगर एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हो गया तो डेफिनेटली उनका क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब कंजप्शन लेवल और परचेजिंग लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो किस किस चीजों से, इसमें क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, लाइक इम्पैक्ट ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम, हाँ, डिमांड एंड सप्लाई, टैक्सेस, एम्प्लॉयज फीस, वेजेस, ठीक है। उसके अलावा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आ जाएगा। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन सिनेरियो, ग्लोबलाइजेशन भी आपका आ जाएगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम, ये सारे फैक्टर्स क्या होंगे आपके, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएंगे, ठीक है। उसके अलावा टेक ओवर्स, मर्जर्स जो हो रहे हैं कंपनीज के बीच में, एक्विजिशन जो हो रहे हैं कंपनीज के बीच में, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो जो चेंज हो रहा है, सेविंग्स बदल रहा है, फिर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है जिसके जो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, इन सब वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बेसिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के सारे पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, नॉलेज वर्कर्स हो गए आपके। अभी का टाइम क्या है, अभी द पीपल आर मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, खासकर कंज्यूमर्स, ट्रू, अर्लियर दे वर नॉट। So now we can say that the more knowledgeable people are in our country. So knowledge, इसमें आपका सोशोलॉजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे इसमें आ जाएगा आपका नॉलेज वर्कर्स, माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स कौन होंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं, ठीक है, वो हो गया। उसके अलावा इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा इसमें, इंटरनेशनल ट्रैवल आ जाएगा इसमें। ये सारी चीजें आपके आ जाएगी सोशियोलॉजिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली न्यू टेक्नोलॉजी आना, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, विच कैन ऑल्सो गिव द अपॉर्चुनिटी टू कैपिटलाइजेशन, ठीक है। उसके अलावा आपका हो जाएगा ऑनलाइन परचेजिंग, जो टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, ऑनलाइन परचेजिंग इंक्रीज हो चुका है बहुत ज्यादा, टेक्नोलॉजी वास्ट हुआ तब ना, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है कहीं ना कहीं। तो टेक्नोलॉजी का जो इंक्रीज होना वो भी कहीं ना कहीं रिटेल पे एडवर्स और बेसिकली बोल सकते फेवर में, दोनों इसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन खासकर ज्यादातर तो फिजिकल स्टोर पे वो कहीं ना कहीं वर्सली इफेक्ट कर रहा है, जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में लिखा पॉइंट, या बस सुन रहे हो, क्लियर हो गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट।
तो ये आपके क्या थे, ये सारे के सारे मैक्रो एनवायरनमेंट और आपके माइक्रो एनवायरनमेंट है। माइक्रो एनवायरनमेंट में हमने कौन कौन से किया, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल कल्चरल फैक्टर्स, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब डेमोग्राफिक फैक्टर एक है जो मैंने अभी आप लोग करवा भी दिया, डेमोग्राफिक फैक्टर। सो डेमोग्राफिक फैक्टर में क्या क्या चीजें आती है जो रिटेल को इफेक्ट करती है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, एज, ग्रोथ रेट, ठीक है, उसके अलावा फिर मेल फीमेल जेंडर रेशियो, उसके अलावा रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, उसके अलावा रूरल अर्बन पॉपुलेशन, मतलब कौन से, जहां अभी भी देखो 60% ज्यादा लोग कहां पर है, रूरल एरियाज में है, तो ये रूरल अर्बन पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ वर्क फोर्स, इंडिया में कितना परसेंट जो लोग हैं, वर्क जो है वो कितने लोग जो है लेबर वर्क में इन्वॉल्व है वो, और हाउस होल्ड पैटर्न्स यानी घर में खर्च जो है वो कौन कैसे करता है और हाउस होल्ड कंजप्शन किस तरीके से, वो ये सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक में वही आ जाएगा, इन्फ्लेशन, रिसेशन, परचेजिंग पावर, फिर इंटरेस्ट रेट्स, फिर आपका टैक्स लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, सब कुछ किसमें आएगा, इकोनॉमिक फोर्सेस में। ठीक है, सोशल कल्चरल में आपको वही आ जाएंगे, ट्रेडिशंस, बिलीफ, लाइफस्टाइल। ठीक है, अभी देखो क्या है, ट्रेडिशन वेस्टर्न से हम लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, तो डिमांड भी उसी तरीके से प्रोडक्ट का, और इसीलिए उस तरीके के रिटेल स्टोर भी ज्यादा ओपन हो रहे हैं। अभी आप देखो कि द पीपल नोज कि भाई हमारे घर में भी कॉफी बनता है, बट स्टिल वी वांट टू सिट इन सीसीडी एंड वांट टू बेसिकली कंज्यूम कॉफी। True, because of the lifestyle is changed. Now youth don't want to basically sustain in their house and they don't want to take those things like खाने वाने की चीज खुद से बना के खा लिया, no, they want basically a proper environment for that. ठीक है, तो what kind of lifestyle you want to continue with, what kind of lifestyle you want, तो lifestyle आ जाएगा आपकी values, beliefs, demand। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी सोशल कल्चरल फैक्टर में आ जाएगा। पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस में, लीगल में देखो टैक्स से रिलेटेड ज्यादा चीजें आएंगी, पॉलिटिकल वाले में आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिसीजन एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होगा, और लीगल में आपके टैक्स आ जाएंगे। टैक्स में भी जैसे आपका सेल्स टैक्स हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, स्टैंडर्ड एंड वेट एंड मेजरमेंट एक्ट हो गया, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट हो गया, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1948, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हो गया, ये सारे के सारे आपके लीगल में आ जाएंगे। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 भी आ चुका है जुलाई में। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, 18 पहले आया था 1986 में, वो 2019 का भी आ गया है। तो ये जितनी भी चीजें आएंगी जो टैक्स से रिलेटेड आई होंगी वो लीगल से रिलेटेड होंगी, किस चीज से रिलेटेड होंगी, लीगल फोर्सेस से। ठीक है, उसके अलावा आपके टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस है, वो तो आप लोगों को पता ही है, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, चेंज इन द मशीनरी सिस्टम, और फिर वो द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन। हाँ ठीक है, तो ये सारे आपके किस चीज के हैं, ये इन्वायरमेंट के आपके पार्ट हो गए। देखिए